Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope you all are fine. Welcome to my YouTube channel Brain Boosters by Nimra. आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी, जो कि फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 1 से है। इसके लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को हम डिस्कस करेंगे। प्रीवियस टॉपिक्स में हमने डिस्कस किया था लेवल्स को, उसका ओवरव्यू दिया था और इसकी ब्रांचेस के बारे में डिस्कस किया था। तो इसीलिए आज का टॉपिक जो डिटेल में होगा। आज का लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रहा है आप सबके लिए, क्योंकि आज के लेक्चर के अंदर हम इंसान के बारे में यानी अपने खुद के बारे में डिस्कस करेंगे कि हम कैसे वजूद में आए और कैसे सिंपल से कम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स डेवलप हुए। ठीक है सर, इसी तरह हम बताते चलूँ आपको, जैसे कि कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया सूरत अल-अलक के अंदर, जिसका मतलब है खून का लोथड़ा, यानी कि इंसान जो है वो ब्लड क्लॉट से वजूद में आया है। तो इसी तरह अब साइंस ये कहती है कि सेल से वजूद में, तो उसी खून के लोथड़े को हमने सेल का नाम दिया है। ठीक है, और बाकी जो था सेल के बाद और टिश्यूज़ आ जाते हैं, टिश्यू के बाद ऑर्गन के बाद ऑर्गन सिस्टम आ जाता है, फिर ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है। इसी तरह हम इंसान जो है, इंसान पैदा होने के बाद जो है ना, इसकी क्या होती है, इसके अंदर इसकी ग्रोथ होती है, जबकि इसकी डेवलपमेंट का प्रोसेस जो है इसके इंसान के पैदा होने से पहले शुरू हो जाता है, जैसे कि ब्लड क्लॉट। और इसके बारे में सूरत अल-अलक में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि इंसान खून के लोथड़े से वजूद में है, तो उसी को साइंस ने सेल का नाम दिया है। ठीक है, इसी तरह हम लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को डिस्कस करते हैं। जैसे कि सबसे पहले सबसे जो छोटा एटम है, हम जानते हैं ना एटम, जो छोटा पार्टिकल है वो एटम है। एटम, फिर उसके बाद मालिक्यूल बनते हैं, मालिक्यूल के बाद सेल, सेल के बाद टिश्यू, फिर ऑर्गन सिस्टम, फिर एक ऑर्गेनिज्म, यानी कि हम वजूद में आते हैं, इंसान वजूद में आते हैं। अब सबसे पहले हम एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल को डिस्कस करते हैं। जितने भी ऑर्गेनिज्म है, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, मैटर से बनती हैं। ठीक है, मैटर क्या है, मादा वो होते हैं जो वजन रखती हो या जगह घेरती हो, ये तो हमें पता है। ठीक है, और जितने भी सिंपल यूनिट्स हैं, इनको हम क्या कहते हैं, एटम्स कहते हैं। एटम के कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी हैं, जैसे कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और फिर बाद में हमें पता चला कि एटम्स के अंदर भी छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। एटम एक अकेला छोटा यूनिट नहीं है, तो उसके न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स भी उसके अंदर वजूद में है। और जितने टोटल एलिमेंट्स हैं हमारी अर्थ के अंदर 118 है। इसमें जो नेचुरली अकरिंग का मतलब क्या है, कुदरती तौर पर पाए जाने वाले 93 एलिमेंट्स हैं। इसके अंदर जो 16 एलिमेंट्स हैं वो हमारे ह्यूमन बॉडी वेट के अंदर इस्तेमाल होते हैं। ठीक, और उसके बाद मालिकुलर लेवल के अंदर कहता है एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, मतलब डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम जब कंबाइन होते हैं एक कंपाउंड में, तो वो आयनिक और कवलेंट बांड के जरिए होते हैं, और इस स्टेबल फॉर्म को हम मालिक्यूल कहते हैं। मालिक्यूल किसका नाम है, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, ये सारे हमारे क्या हैं, मालिक्यूल्स हैं। मालिक्यूल्स की टू टाइप्स होती हैं, माइक्रो मालिक्यूल्स और मैक्रो मालिक्यूल्स। माइक्रो मालिक्यूल्स कौन से होते हैं, इनका मालिकुलर वेट लो होता है, ये छोटे होते हैं साइज में, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वगैरह। फिर उसके बाद मैक्रो मालिक्यूल्स का वेट क्या होता है, हाई होता है, जैसे कि स्टार्च और प्रोटीन वगैरह। फिर उसके बाद आ जाते हैं इसकी बायोलॉजिकल टाइप्स दो तरह की होती हैं, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक मालिक्यूल्स कौन से होते हैं, ऐसे मालिक्यूल्स जिनके पास कार्बन और हाइड्रोजन के मालिक्यूल मौजूद हों। ठीक है, उनको कहते हैं ऑर्गेनिक मालिक्यूल्स, जैसे कि एडिनोसिन मोनोफास्फेट, एडिनोसिन ट्राइफास्फेट, एडीपी, अमाइनो एसिड, ग्लाइसरोल, फैटी एसिड्स वगैरह ये हैं ऑर्गेनिक मालिक्यूल्स हैं, इनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन की मिकदार पाई जाती है। ठीक है, दोनों इकट्ठे पाए जाते हैं। इनऑर्गेनिक वो होती है जिसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन इकट्ठे ना मौजूद हो, तो उनको इनऑर्गेनिक मालिक्यूल्स कहते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं ऑर्गेनेलिज। हम जैसे कि पहले हमने पढ़ा था ना कि प्रीवियस टॉपिक में, कि सेल जो है वो एक पार्टिकल है छोटा, लेकिन फिर बाद में डिस्कवरीज हुई, फिर हमें पता चला कि सेल एक खाली कंपार्टमेंट नहीं है, इसके अंदर कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स पाए जाते हैं जिनको हम कहते हैं ऑर्गेनेलिज। ये ऑर्गेनेलिज जो होती हैं उनको आज हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि ऑर्गेनेलिज फॉर एग्जांपल ये माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, डायफ्रोफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपरेटस, ये सारी ऑर्गेनेलिज हैं। ठीक है, इसके जो बेसिक सेल जो है वो बेसिकली स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ है। फिर उसके अंदर जो ऑर्गेनेलिज पाई जाती हैं, हर एक का ऑर्गेनेली का ना अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन है, ये हमने पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिया है। आज हम ऑर्गेनिज्म और उसके सेल्स के बारे में डिस्कस करते हैं।
ये कौन से होते हैं, यूनिसेलुलर सेलुलर होते हैं और मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर के अंदर सिंगल सेल होता है और यानी कि बैक्टीरिया और यीस्ट वगैरह। फिर उसके बाद कुछ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। मल्टी सेलुलर के अंदर बहुत सारे सेल्स, ये बहुत सारे सेल से मिलकर बनते हैं, यानी कि ह्यूमन्स, ट्रीज, एनिमल्स वगैरह। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं ऑर्गेनेली माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी एप्परेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, ये सारी क्या है, ऑर्गेनेलीज हैं। फिर इसकी लेबर डिवीजन होती है यूकेरियोट्स और प्रोकैरियोट्स के अंदर। यूकेरियोट्स कौन से होते हैं, यूकेरियोट्स वो होते हैं जिनके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस मौजूद होता है, ठीक है। और इसके एग्जांपल्स में आ जाता है ह्यूमन, और ये मल्टी सेलुलर होते हैं। और इसकी एग्जांपल में ह्यूमन, तो जाहिर बात है ये मल्टी सेलुलर होंगे, और इसके अंदर जो है ऑर्गेनेलीज भी पाई जाती हैं। और कौन कौन सी होती हैं, जैसे कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडीज वगैरह, ठीक है। फिर उसके बाद प्रोकैरियोट्स के अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, और इसके अंदर क्या होता है, अमीबा, पैरामीशियम वगैरह होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है टिश्यू लेवल। टिश्यू लेवल क्या कहते हैं, ये एक ग्रुप ऑफ सेल्स होता है जो कि अपने स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है अपने स्ट्रक्चर के लिहाज से, ठीक है। और इसकी टिश्यू की एग्जांपल्स आ जाती हैं, एपिथेलियल टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है। फिर उसके बाद आ जाते हैं नर्वस टिश्यूज़ हैं, ठीक है। उसके बाद इसकी एक्सप्लेनेशन में आ जाते हैं, टिश्यूज आर कंपोज्ड ऑफ सेल विद सिमिलर स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शन अलोंग विद द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स दैट सराउंड्स देम। फिर उसके बाद इसकी टाइप्स आ जाती हैं। टाइप्स को हम डिटेल से डिस्कस करते हैं। कनेक्टिव टिश्यू और एपिथेलियल टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यूज़ वो होते हैं जो क्या करते हैं, किसी चीज़ को सपोर्ट फ्राहम करते हैं और इनको बाइंड कर देते हैं, ठीक है। इसके अंदर आ जाते हैं बोन, जैसे कि हमारी बोन्स हैं, उनको आपस में बाइंड करने के लिए कनेक्टिव टिश्यू की ज़रूरत होती है। लाइक अपनी एल्बो की एग्जांपल दे देते हैं, हमारी एल्बो को हम बेंड कर सकते हैं ना, तो इसके अंदर जो जॉइंट है ना, इन चीज़ों को कनेक्ट करने के लिए कनेक्टिव टिश्यूज़ का इस्तेमाल होता है, ठीक है। फिर उसके बाद एपिथेलियल टिश्यू आ जाते हैं। एपिथेलियल टिश्यू क्या करते हैं, कवरिंग का काम करते हैं। जैसे कि हमारी हड्डियों को किसने कवर किया हुआ है, हमारी स्किन ने ना। अगर हमारी स्किन ना होती तो क्या होता, हमारे अंदर एक बोन्स का एक ढांचा होता, ठीक है, एक और कोई इतनी प्रॉपर शेप भी ना होती, ठीक है। इसी तरह ये क्या करता है, एपिथेलियल टिश्यूज जो है कवरिंग का काम करते हैं, ठीक है, द लाइनिंग ऑफ द वेरियस पैसेजेस इनसाइड द बॉडी। फिर उसके बाद मसल टिश्यूज आ जाते हैं। मसल टिश्यूज क्या करते हैं, ये मूवमेंट एंड कंट्रैक्शन को के रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। हमारी बॉडी के अंदर जो मूवमेंट हो रही होती है, ठीक है, ये मसल्स के थ्रू हो रही होती है। फिर उसके बाद जो नर्वस टिश्यू होते हैं वो कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन करते हैं। कम्युनिकेशन यानी किसी चीज़ को राब्ता देने के लिए या किसी चीज़ के सिग्नल प्रोवाइड करने के लिए हम इन टिश्यूज़ का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि नर्वस टिश्यू। अगर मतलब बिलफर्ज हमने कोई काम करना है, यानी कि मिसाल ले लेते हैं कि अगर हमें भूख लगी हुई है, ठीक है, हमारा स्टमक बिल्कुल एम्प्टी है, तो अब क्या करेंगे, वो जल्दी से हमारे उसको मैसेज देगा, नर्वस टिश्यूज़ को मैसेज देगा, जो कि हमारे सिग्नल्स हमारे दिमाग तक पहुंचाएंगे और जिसकी वजह से हम खुराक खाएंगे। और ये सिर्फ सिग्नल्स को प्रोवाइड करना या पहुंचाने का काम करता है। नेक्स्ट आ जाते हैं ऑर्गन लेवल। ऑर्गन लेवल क्या होता है, ये रेफर्स टू स्ट्रक्चर्स कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर डिफरेंट टिश्यूज। मतलब इसके अंदर ज़्यादा टिश्यूज जब कनेक्ट होते हैं तो एक ऑर्गन बनता है, ठीक है। ऑर्गन यानी कि हमारा हार्ट क्या है, इसके अंदर डिफरेंट किस्म के टिश्यूज होते हैं, कार्डियक मसल्स होते हैं, ठीक है, जो कि हमारे हार्ट के अंदर ब्लड को पंप करने के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। फिर उसके बाद हमारे लंग्स हैं, ठीक, और उसके इंटेस्टाइन है, स्टमक है। जैसे कि हमारे स्टमक का फंक्शन क्या है, हमारे इस फूड की डाइजेशन करना, ठीक है, इसका फंक्शन क्या है, फूड की डाइजेशन करना। अब इसकी और इसके वाल्स के गैस्ट्रिक जूस को ये खारिज करता है, हमारे फूड को डाइजेस्ट करता है। इसकी वाल्स के ऊपर एक एंजाइम मौजूद होता है जो कि फूड के अंदर मिक्स किया जाता है और इसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है। और इसी तरह डिफरेंट हमारे ऑर्गन्स जो हैं, हमारे जितने भी ऑर्गन्स हैं ये मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, ठीक है। ऑर्गन सिस्टम कौन कौन से होते हैं, ये जो नर्वस सिस्टम है वो कम्प्लेक्स नर्वस सिस्टम हो गया, हमारा कार्डियक सिस्टम हो गया, और भी बहुत से हमारे सिस्टम्स हैं जो मिलके एक ऑर्गेनिज्म बनाएंगे। अब सबसे पहले हम इन सिस्टम्स को डिस्कस कर लेते हैं। नर्वस सिस्टम क्या होता है, नर्वस सिस्टम एक कम्प्लेक्स कम्युनिकेशन है जो कि नेटवर्क्स को कंट्रोल करता है और कोऑर्डिनेट करता है फंक्शंस को। फिर उसके बाद हमारे ब्रेन को, स्पाइनल कॉर्ड को और नर्व्स को, इनको सेंट्रल पेरिफेरल नर्वस सिस्टम भी कहते हैं, इनको डिवाइड करता है। इसको हम सेंट्रल पेरिफेरल नर्वस सिस्टम भी कहते हैं,
नेक्स्ट आ जाते हैं ये हम सिस्टम्स की डिटेल बताई हुई है कि हमारी बॉडी के अंदर कौन कौन से सिस्टम्स होते हैं। इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम होता है, स्केलेटल सिस्टम होता है, मस्कुलर सिस्टम होता है, एंडोक्राइन सिस्टम होता है। नेक्स्ट अब हम इनकी डिटेल देख लेते हैं। इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम क्या करता है? यूरिनरी सिस्टम compensate for water loss due to sweating the kidney and skin both play a role in the vitamin D production। ये क्या करता है? विटामिन डी की प्रोडक्शन करता है। फिर उसके बाद स्केलेटल सिस्टम क्या करता है? द किडनी एंड बोन टिश्यू वर्क टुगेदर टू कंट्रोल प्लाज्मा कैल्शियम लेवल। हमारे प्लाज्मा कैल्शियम लेवल को कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं? बोन टिश्यू और किडनी टिश्यू क्या करते हैं? आपस में काम करते हैं और इनको कंट्रोल करते हैं। फिर मस्कुलर टिश्यूज़ क्या होते हैं? ये कि यूराइन एलिमिनेशन, यानी कि हमारे ब्लैडर से यूराइन यानी कि पेशाब को खारिज करता है। फिर नर्वस सिस्टम क्या करता है? ये यूराइन प्रोडक्शन और एलिमिनेशन को भी कंट्रोल करता है। फिर एंडोक्राइन सिस्टम जो है ये भी यूराइन प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है। एंड द कार्डियक वस्कुलर सिस्टम क्या करता है? हमारे ब्लड के वॉल्यूम को कंट्रोल करता है, ब्लड प्रेशर के अंदर इम्पोर्टेंट रोल काम करता है। फिर उसके बाद लिम्फेटिक सिस्टम आ जाता है, ये किडनी और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को कंट्रोल करता है। फिर डाइजेस्टिव सिस्टम क्या? डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में हमने पहले पढ़ा है कि हमारी फूड ये डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर हमारा स्टमक आ जाता है। स्टमक क्या करता है? हमारी फूड को डाइजेस्ट करता है और पैंक्रियाटिक जूस को रिलीज करता है। फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम इसके अंदर हमारा सांस लेने का अमल है। हम इनहेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं, जैसे कि हम ऑक्सीजन को अंदर अपनी बॉडी के अंदर लेके जाते हैं, इसको हम इनहेलेशन कहते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, एक्सहेलेशन। और ये जो हमारा सांस लेने का अमल है इसको रेस्पिरेटरी सिस्टम कंट्रोल करता है। फिर उसके बाद रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये फिर उसके बाद रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जो है यूरिनरी सिस्टम इन मेल्स शेयर्स कॉमन ऑर्गन्स विद द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। द किडनीज कंपनसेट फॉर फ्लूइड लॉस्ट फॉर द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है। फिर उसके बाद ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम ये इसके अंदर ऑर्गन्स होते हैं, ये हमारे रिप्रोडक्शन के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। फिर उसके बाद इन सब सिस्टम्स के बाद आता है ऑर्गेनिज्म, यानी कि इंसान वजूद में आता है। ठीक है। एन ऑर्गेनिज्म इज़ एन इंडिविजुअल लिविंग बीइंग वेदर अ प्लांट एन एनिमल और अ ह्यूमन बीइंग। ठीक है। जितने भी ये प्रोसेस हो रहे होते हैं, पहले सेल बनता है, फिर टिश्यू के बाद ऑर्गन बनता है, ऑर्गन के बाद ऑर्गन सिस्टम, फिर एक ऑर्गेनिज्म वजूद में आता है। इसी तरह ये प्लांट्स के अंदर भी इसी तरह होता है, एनिमल्स के अंदर भी ऐसे ही होता है, और ह्यूमंस के अंदर भी ऐसे होता है। ये डिफरेंट सिस्टम से एक ऑर्गन, डिफरेंट सिस्टम के जो ऑर्गन है वो वर्क करते हैं और एक वजूद में आता है, और एक ऑर्गेनिज्म वजूद में आता है। इसी तरह जैसे ह्यूमंस का है, पहले एक लोथड़ा बनता है, फिर उसकी ग्रोथ, उसकी डेवलपमेंट होती है, डेवलपमेंट के बाद फिर उसके बाद सारा प्रोसेस होता है, फिर एक इंसान बनता है। फिर उसके अंदर ऑर्गन बनता है, ऑर्गन के बाद ऑर्गन जैसे कि हमने पढ़ा है, जैसे हार्ट, लंग्स, किडनी, और ये सारी चीज़ें वजूद में आती हैं। फिर जब ये सारी चीज़ें वजूद में आ जाती हैं, उनके बाद एक ऑर्गेनिज्म यानी कि एक बच्चा बनता है। फिर उसके बाद दुनिया में आने के बाद बच्चे की ग्रोथ होती है और वो बड़ा आदमी बनता है। इसी तरह चिक की डेवलपमेंट के अंदर हमने मुर्गी के बारे में पढ़ा था, जैसे कि पहले अंडा होता है, यॉक होता है, यॉक के अंदर फिर उसका वो प्रोसेस होता है, उसकी डेवलपमेंट होती है, फिर एक चूज़ा बनता है, फिर हैचिंग होती है, हैचिंग होने के बाद चूज़ा बाहर आ जाता है, फिर चूज़ा बड़ा होकर मुर्गी की शक्ल इख्तियार कर लेता है। इसी तरह ये प्रोसेस को हम एक ऑर्गेनाइजेशन लेवल बोलेंगे ना, कि पहले सेल बना, फिर टिश्यू, फिर ऑर्गन सिस्टम, और फिर एक ऑर्गेनिज्म डेवलप हो गया। इसकी शेप, इसका साइज, इसकी शेप, इसकी जो कंप्लेक्सिबिलिटी है, दिस शेयर फंडामेंटल करेक्टरिस्टिक ऑफ बीइंग अलाइव। ओके। ये भी एक प्रोसेस है, जैसे कि एक एटम बना, फिर मॉलिक्यूल से सेल ऑर्गेनेलिस बनी, ऑर्गेनेलिस के बाद सेल बना, सेल के बाद टिश्यूज़, फिर ऑर्गन एक बोन की शक्ल में ऑर्गन बन गया ना, फिर उसके बाद इसका ऑर्गन्स जब मिले एक ढांचा बना, सिस्टम ऑफ ऑर्गन्स बना, फिर एक ऑर्गेनिज्म वजूद में आया। फिर उसके बाद पॉपुलेशन हुई, फिर बायो बायोसेनोसिस हुई, फिर उसके बाद एक इकोसिस्टम बना। इसके अंदर क्या था? पॉपुलेशन इंक्रीज होगी, फिर उसका आपस में रिलेशन होगा, फिर प्रीडेटर और प्रे वगैरह आएंगे, फिर जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत होगी वो उसको खाएगा, फिर एक इकोसिस्टम डेवलप हो जाएगा ना इन सब का। ओके, टुडे इट्स इनफ टू all this lecture. If you have any question, you can ask me in a comment section.
और मज़ीद इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जितनी भी नई आने वाली वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच सकें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़ टिल द नेक्स्ट वीडियो।